फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विदाउट कोचिंग में। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट्स चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 11th। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं सेट से। तो सेट्स क्या होता है? बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज अ सेट। तो सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन से क्या लेना देना है देखिए। जैसे कोई मान लीजिए अपन ने कहा यहाँ पे दो बुकें रखी हैं। जैसे अपन ने कहा यहाँ दो बुकें रखी हैं। अब टू बुक्स, क्या कहा कि टू बुक्स रखी हैं। तो दो बुक्स रखी हैं तो एक क्या हो गया, सेट्स हो गया। कैसे सेट्स हो गया? कलेक्शन है बुकों का, दो बुकों का कलेक्शन है। और वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड कैसे कि दो हैं। अपन के पास डिफाइंड है कि यहाँ पे बुक रखी हैं जो वेल डिफाइंड है, दो बुक रखी हैं। वेल डिफाइंड माने दो हो गई, कलेक्शन है ही बुक्स का और ऑब्जेक्ट्स हो गई बुक्स। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अपन से कह दिया है यहाँ पे ये पेन्स हैं, 5 पेन्स हैं। तो वेल डिफाइंड है कि 5 है पेन अपने पास, काउंटेबल है अपने पास। अब जैसे अपन को बोल दिया गया है यहाँ पे सेट्स में कि अब टॉप 5 क्रिकेटर्स। अब क्रिकेटर्स वेल डिफाइंड नहीं है, कलेक्शन जरूर है ऑब्जेक्ट्स का 5 क्रिकेटर, पर वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? वेल डिफाइंड इसलिए नहीं है क्योंकि वो 5 क्रिकेटर अपने लिए तो वो 5 क्रिकेटर कोई और हो सकते हैं, किसी और के लिए कोई और हो सकते हैं 5 क्रिकेटर, तो अलग अलग हो सकते हैं ना। वेल डिफाइंड नहीं है कि बोलते जाए कि सचिन तेंदुलकर जैसे बोलते जाए। तो सचिन तेंदुलकर जो एक क्रिकेटर है वो वेल डिफाइंड है सबके लिए कि एक कोई दूसरा बोलेगा वो भी सचिन तेंदुलकर ही बोलेगा, एक क्रिकेटर। पर अगर जब टॉप 5 क्रिकेटर्स की बात आती है तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो सेट में नहीं आएगा। सेट्स में वही आएंगे जो काउंटेबल हो, मतलब वेल डिफाइंड हो, डिफाइंड कर सकते हैं उसको कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का। अब देखिए सेट्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कर्ली ब्रैकेट्स में करते हैं। कुछ इस टाइप का कर्ली ब्रैकेट होता है। कर्ली ब्रैकेट जैसे मान लीजिए अपन ने कहा एक सेट है तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कर्ली ब्रैकेट्स में लिखे जाएंगे। अब जैसे अपन ने मान लीजिए अपन ले यहाँ पे 1 और 2, तो 1 and 2 इट्स अ सेट ऑफ ए सेट के अंदर क्या है, 1 and 2 है। अब कह दें अपन ए सेट्स के अंदर अपन कह दें कि कुछ किताबें हैं, तो वो वेल डिफाइंड है ही नहीं, तो वो सेट ही नहीं हुआ, सेट नहीं हो ना, वेल डिफाइंड नहीं था। अब सेट्स को क्या है, दो फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। सेट्स को दो फॉर्म में लिखा जा सकता है। पहला सेट्स का जो फॉर्म होता है वो होता है रोस्टर फॉर्म, और दूसरा जो फॉर्म होता है वो होता है बिल्डर फॉर्म। सेट रोस्टर फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और बिल्डर फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जो सेट रोस्टर फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, अपन रोस्टर फॉर्म से अपन कह सकते हैं मैथमेटिकली, और बिल्डर फॉर्म से कह सकते हैं इंग्लिश की तरह। बिल्डर मतलब इंग्लिश की तरह अपन अगर किसी सेट्स को लिखें तो वो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, और मैथमेटिकली लिखे तो वो कहता है रोस्टर फॉर्म। जैसे ये मैथमेटिकली लिखा है कि एक सेट है जो 1 और 2 है, तो ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म है ये, रोस्टर फॉर्म है। और अगर इसी को अगर इंग्लिश के टाइप में लिखें, जैसे इंग्लिश के टाइप में कैसे लिख सकते, कोई एक्स मान लेते कि एक्स है, और एक्स क्या है, एक्स जेड, कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन है इससे 0 से, सॉरी स्मॉलर देन हो गया यहाँ पे इसी को लिख दे तो एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स 0 से बड़ा है, देखिए 1 से स्टार्ट है, और एंड जो एक्स है वो स्मॉलर देन 3, कि एक्स यहाँ पे 0 से बड़ा था, यहीं पे जो एक्स है वो 3 से छोटा है। ये इंग्लिश के फॉर्म में लिखा गया। इसी को अपन, तो ये क्या हो गया, बिल्डर फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया ये, बिल्डर फॉर्म हो गया। सेट दो तरह से लिखे जा सकते हैं, एक रोस्टर और एक बिल्डर फॉर्म से। जिस समझ में आया सेट्स क्या होता है। अब अपन देखते हैं कि सेट्स एक एम्प्टी सेट होता है, क्या होता है सेट्स के। अब टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स में पहला टाइप पढ़ना है अपन को, एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट्स को अपन नल सेट ही बोलते हैं, नल सेट्स। नल सेट मतलब खाली सेट। मान लीजिए ए है, जे एम्प्टी सेट हो गया, खाली सेट है। इस एम्प्टी सेट्स को रिप्रेजेंट अपन पाई से करते हैं। ये तो समझ में आया। अब देखिए दूसरी चीज़ देखिए, मान लीजिए अपने पास जो सेट है, कोई एस नाम का सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब अपन से कहें 1 इज बिलोंग्स टू एस, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है ई,
ई टाइप क्या होता है, बिलोंग्स टू का साइन होता है जी। और अपन से कहते हैं वन इज बिलोंग्स टू एस, तो वन क्या कर रहा है, एस में बिलोंग कर रहा है, एस सेट में। देखिए यहाँ वन है जो कि एस सेट में बिलोंग कर रहा है, सही बात है। और नॉट बिलोंग लिखना हो, जैसे इस सेट में 8 नहीं है तो 8 इज ई बनाया जो नॉट बिलोंग कर दिया, बिलोंग था ऐसा लगा दिया नॉट बिलोंग्स टू एस। ये होता है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, मतलब बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका साइन होता है। अब अपन को सेट्स के टाइप में अपन और टाइप पढ़ते हैं। जैसे और टाइप क्या है, फाइनाइट सेट्स, फाइनाइट सेट्स, और इसी में होता है इनफाइनाइट सेट। एंड और क्या होता है, इनफाइनाइट सेट्स। देखिए अब जो फाइनाइट सेट्स हैं इसको अपन कह सकते हैं लिमिटेड सेट्स। क्या है ये, लिमिटेड सेट्स हैं। जैसे मान लीजिए ए सेट्स हुआ 1 2 3 4 फाइनाइट है, और इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड एलिमेंट्स हों जिसमें सेट्स में। जैसे एक सेट लिया 1 2 3 10, ये कुछ लिमिट तक ही होंगे, पर किस क्या लिमिट है वो अपन को मालूम नहीं है। तो फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट समझ में आया। अब देखिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कैसे लिखा जाएगा, तो पूरा इंग्लिश में नहीं लिखा जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इसको डायरेक्ट लिखा जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स ए इज इक्वल टू 4। इस सेट का लिखें। अब इस सेट्स का लिखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज अननोन, अपन को नहीं पता, इन्फिनिटी तक तो नहीं जाएगा, पर जितना भी जाए वो अपन को नहीं पता है, तो वो हो गया इनफाइनाइट सेट्स। ये सेट्स के टाइप्स हैं, जो फाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट्स हो गए। अब इक्वल सेट देखिए कि इक्वल सेट्स क्या होता है, अपन देखते हैं इक्वल सेट्स क्या होते हैं। तो अपन को पढ़ना है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स वो होते हैं, देखिए इक्वल सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हुए तो उसे कहेंगे इक्वल एलिमेंट, सेम एलिमेंट्स हुए और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो। जैसे मान लो यहाँ पे ए सेट्स है जो है 1 2 3, और बी सेट है 1 2 3, तो ए इज इक्वल टू बी जब ही होगा जब नंबर ऑफ एलिमेंट ए के बी के इक्वल हो। 3 थे 3 है और सेम हो, सेम भी होना ज़रूरी है, तो वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे एलिमेंट्स। अब इसमें एक चीज़ हो सकती है, जैसे मान लो यहाँ पे सी सेट लेते और सी सेट होता 1 2 3 3 2 2 1 1 और 1, ऐसा होता मान लीजिए। तो यहाँ पे भी ए सेट बी सेट और सी सेट तीनों इक्वल हैं। अपन सेट्स में 3 अगर 2 बार लिखा है तो उसको मानते क्या एक ही बार है। अगर इसको नंबर ऑफ एलिमेंट तो यहाँ बढ़ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, पर जो माना जाएगा वो 3 ही माने जाएंगे, क्योंकि एक रिपीट हो रहा है, रिपीट वाले को अपन सेट्स में नहीं गिना जाता। ओरिजिनली ये सेट्स क्या हुआ, एलिमेंट कितने हुए इसमें, 3 ही हुए। अब इक्वल सेट्स भी हो गए अपना। अब अपन पढ़ते हैं कि इंटरवल्स क्या होते हैं। इंटरवल्स कैसे लिखे जाते हैं। अब देखिए इंटरवल्स है ना, इंटरवल्स कैसे लिखे जाते हैं। तो इंटरवल्स देखने से पहले अपन अब देखते हैं इंटरवल्स में। देखिए जैसे अपन ने कहा है यहाँ से लेके इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी आया, फिर ऐसे ऐसे आते आते यहाँ आया 0 1 इतना है, इसको अपन को लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसमें ब्रैकेट्स लिखेंगे। जैसे मान लीजिए इसको लिखा है इन्फिनिटी से लेके 1 तक, तो ऐसा लिखा जाएगा। मतलब जब भी अपन जे ब्रैकेट लगाएं, ये सिंपल जो ब्रैकेट होता है, सिंपल ब्रैकेट अगर लगाएं जाए तो इस ब्रैकेट का मतलब होता है जब 1 से लगाएं और यहाँ पे कुछ लिखा हो, जैसे मान लीजिए 2 लिखा हो, तो यहाँ पे भी जे ब्रैकेट लगाओ। इसका मतलब यह है कि 1 से लेके 2 के बीच में जो है वो एलिमेंट्स हैं इसमें, 1 से लेके 2 के बीच में जो एलिमेंट है। और अगर ऐसा लगाओ 1 और 2, इसका मतलब है कि 1 भी शामिल है, 1 और उसके बीच वाले एलिमेंट भी, और 2 भी शामिल है। अगर ऐसा लगा होता 1 और यहाँ लिख दें 3, मतलब 1 भी शामिल है, इसमें 1 है, बीच के एलिमेंट भी हैं 2, और 3 नहीं है, क्योंकि 3 में जो ब्रैकेट लगा है मतलब 3 के बीच वाले। समझ में आया। अगर इसको रिप्रेजेंट करते तो जो होता 1 और 2 सेट, क्या होता 1 एंड 2 होता सर। अब जो देखिए जैसे मान लीजिए अपन ने ए सेट लिखा, इसमें है 5 से लेके
20 तक एलिमेंट। अब इसको इंटरवल में लिखना है, तो इसको इंटरवल में एक तो ऐसा लिख सकते हैं कि 5 आ गया और 20 भी आ गया, 5 और 20 के बीच में एलिमेंट्स, और 5 से स्टार्ट होगा और 20 तक आएगा। या इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 से, मतलब 4 नहीं काउंट होगा, 4 के बाद वाला होगा अगर ये वाला ब्रैकेट लगाएं तो, और यहाँ 21, मतलब 4 और 21 के बीच में 4 और 21 काउंट नहीं होगा। अब देखिए एक सबसेट्स, देखिए सबसेट्स क्या होते हैं। सबसेट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा। सबसेट्स का जो साइन होता है वो जे होता है, इसीलिए साइन ऑफ सबसेट। अब कैसे कह दिया कि ए सेट जे है 1 2 3। अब इसके क्या बनाने हैं, सबसेट्स बनाने हैं। तो इसके सबसेट बनाना बहुत सिंपल है। देखिए जैसे 1 लिया तो 1 एक सेट बन सकता है, 2 एक सेट्स बन सकता है, 3 एक सेट बन सकता है, 1 और 2 एक सेट्स बन सकते हैं, और 2 और 3 सेट्स बन सकते हैं, और एक 1 2 3 खुद एक सेट्स होगा, और एक पाई। एम्प्टी सेट इस सब का सबसेट होता है। कोई सा भी सेट हो उसका एक सबसेट तो होगा ही, वो एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी का खुद ही एम्प्टी सबसेट होता है। तो अब देखिए 3 एलिमेंट थे, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 7, एक अपन ने छोड़ दिया 1 2 2 3, तो 1 3 भी तो हो सकता है 1 3। तो अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट है इसके 3 एलिमेंट का। जो सबसेट होता है ना, जो ये सबसेट होता है, सबसेट टॉपिक अच्छे से देखिए। अपन ने 3 एलिमेंट लिए थे 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इजिकल टू 3। अभी बताया नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे लिखते हैं। 3 एलिमेंट लिए थे तो सबसेट कितने बने, 8 बने। जो सबसेट जो बनते हैं वो 2 की पावर n में बनते हैं। जो सबसेट बनते हैं 2 की पावर n, जितने एलिमेंट लोगे उस पर 2 की पावर लगा दो। जैसे मान लो यहाँ पे अपन ने लिया नंबर ऑफ एलिमेंट 8 ले लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट ए ले लिए। मान लो कोई बी सेट था, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, जैसे 5 6 7 5 7 8 6 भी ले लिया, 10 भी ले लिया, 1 2 3 4 5 और 11 ले लिया, 12 ले लिया, है ना। मान ली 1 2 3 4 5 6 7 ले लिए, चलिए मान ली। अब देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में कितने हैं, 7 है। तो 2 की पावर 7 इसके क्या बनेंगे, सबसेट बनेंगे। इसके बी के कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 7 सबसेट्स बनेंगे इसके। अब हमने 2 की पावर 7 इसके सबसेट्स बनेंगे। इसके कितने बनेंगे, 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 3 सबसेट बनेंगे, जो कि 8 होती है। अब जैसे मानिए अपन से कहा जाए कि एक सेट है S जो कि है 1 और 2। अब यहाँ पे लिख दिया जाए ए सबसेट ऑफ S। ए क्या है, S का सबसेट है, और S इज सबसेट ऑफ ए। कौन सा राइट है, ए इज सबसेट ऑफ S, S इज सबसेट ऑफ ए। इसमें जो राइट है वो ये है कि S ए का सबसेट है। जैसे S क्या था, 1 और 2, 1 और 2 जरा इसी से बिलोंग कर रहा है ना, इसी से सबसेट अपन ने बनाया। तो S इज सबसेट ऑफ ए इज करेक्ट, दिस रॉन्ग। ए सबसेट ऑफ S जब होता है कि ए के सारे एलिमेंट S में बिलोंग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सारे एलिमेंट्स की बात हो रही है, ऑल एलिमेंट्स। S में जो एलिमेंट थे 1 और 2 वो बिलोंग कर रहे हैं ए में, तो S सबसेट होगा ए का ऑलवेज। ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 S में नहीं बिलोंग कर रहे, तो ए सबसेट इसका नहीं होगा। अभी आगे वीडियोस में अपन इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। अब यहाँ जो सबसेट्स की कहानी आती है। अब नॉट सबसेट, अगर ये सबसेट नहीं है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए इज नॉट सबसेट ऑफ एस, और एस इज सबसेट ऑफ ए, ऐसे लिखा जाता है। इंटरवल समझ लिया अपन ने। अब देखिए जैसे अपन ने जो सबसेट बनाए थे ए के, 1 बनाया, 2 था, एक 3 था, 1 2 3 के अगर जो सबसेट हमने बनाए थे तो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। 2 की पावर 3 8 होता है। 1 2 और 3 और 1 और 3, एक खुद 1 2 3 और एक पाई। तो अब पावर सेट क्या होता है, अब पढ़ेंगे अपन पावर सेट्स। तो पावर सेट क्या होता है, इसी की ऑल सबसेट्स को एक सेट्स में रख दो तो उसको कहते हैं पावर सेट। सारे सबसेट्स जो हैं
जिनको एक सेट में रख दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। समझ में आया जी पावर सेट्स क्या होता है? जो सब सेट्स थे उन्हीं का सेट पावर सेट कहलाता है। इसके क्वेश्चन अपन देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, देखेंगे कि वेन डायग्राम क्या होता है। तो वेन डायग्राम पढ़ने से पहले अपन देखते हैं यूनिवर्सल सेट। यू किसको कहते हैं, यूनिवर्सल सेट्स को। तो यूनिवर्सल सेट माने सारे सेट, जितने भी ब्रह्मांड में सेट बनेंगे अपने, वो कहलाएंगे यूनिवर्सल सेट। अब अपन ने लिया ए सेट है एक, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3। मान लीजिए अपन ने एज्यूम करा ऐसा, लेट एज्यूम दैट ए भी है सेट ऑफ 1 2 3। अब देखिए वेन डायग्राम इस टाइप से बनाया जाता है। एक स्क्वायर लिया अपन ने, यू चाहे अपन बाहर लेके अंदर लेंगे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। यू मतलब यूनिवर्सल सेट, इसमें सारे सेट्स हैं। अब अपन को डोनेट करना है ए सेट, तो अपन ने एक गोला बना दिया, उसमें लिखा जी सेट कौन सा, ए सेट है, जिसमें 1 2 और 3 3 एलिमेंट्स हैं। तो अपन को पहचान में आ रहा है ना, ए सेट है जिसमें 1 2 और 3 एलिमेंट्स हैं। अब इसी में अपन ने एक सेट और दे दिया जिसमें बी सेट है, जो कि है 3 4 5 और 6 से। मान लीजिए अपन ने कह दिया 3 सेट, एक और सेट है 3 4 5 6 इसी में। तो इसका वेन डायग्राम बनाएंगे अपन, यूनिवर्सल सेट। एक सेट कौन सा अपने पास, ए सेट। एक सेट कौन सा अपने पास, बी सेट। अब देखो ए सेट और बी सेट में 3 कॉमन है, मतलब इसको कुछ इस टाइप का बनाए जिसमें यहाँ 3 लिख देंगे, ये बी सेट। अब जो 3 यहाँ कॉमन था, बिंदु से डोनेट कर लीजिए, 3 यहाँ पे कॉमन था। और सब इस सेट में क्या था, 1 2 3, यहाँ मान लीजिए 1 था, यहाँ लीजिए 2 था। इस सेट में क्या है, 4 5 और 6। समझ में आया? इससे अपन को अलग दिख रहा है कि ए और बी सेट है। ए सेट में 1 2 3 एलिमेंट है, बी सेट में 3 4 5 6 एलिमेंट है, और ए और बी में 3 कॉमन एलिमेंट है, ए और 2 अनकॉमन एलिमेंट है, जो ए सेट में अलग नजर आ रहा है। वेन डायग्राम सिंपल कर देता है अपन को कैलकुलेशन करने में। अब जो वेन डायग्राम हो गया, अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, शेड भी कर सकते हैं, ऐसे कलर करते हैं। तीसरा कोई सेट होता तो अपन उसका भी वेन डायग्राम आराम से बना सकते थे, उसका स्ट्रेच बना सकते थे। अगर तीनों में कुछ कुछ कॉमन था तो यहाँ नीचे कॉमन वाला लिख सकते थे जो तीनों में कॉमन थे, जे 2 में कॉमन थे, जे इन दोनों में कॉमन था, जे इन दोनों में कॉमन था। तो ऐसे अपन वेन डायग्राम बना सकते हैं। अब अपन देखते हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। कौन सा सेट्स, ऑपरेशन ऑफ सेट्स। सेट्स में जो ऑपरेशंस होते हैं वो अपन देखेंगे, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट में अपन को पहला 2 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है यूनियन ऑफ सेट, और दूसरा जो पढ़ना है वो पढ़ना है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट्स होता है जैसे मानिए ए सेट कुछ है 2 3 4, अब यहीं पे बी सेट है जो कि है 1 2 4 5। अब यूनियन सेट्स को डोनेट करते हैं छोटा सा यू। इंटरसेक्शन सेट होता है उल्टा यू। अब अपन ने लिख दिया, जैसे मान लीजिए ए और बी 2 सेट थे, ए यूनियन बी, ये साइन हो गया ए यूनियन बी, यूनियन का साइन था अपन ने बना दिया। देखिए ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, यूनियन ऑफ सेट। ये यूनियन ऐसा है कि इन दोनों का यूनियन। अब इन दोनों का यूनियन क्या होता है, इन दोनों यूनियन मतलब क्या होता है, जैसे सारे एलिमेंट बट नॉन जो रिपीटेड एलिमेंट होंगे वो नहीं आएंगे दोनों सेटों में। जैसे मान लीजिए इन 2 सेट में पहले कह रहा 1 लिखा, 2 2 लिखा, 4 4 लिखा, 5 5 लिखा। अब इसके सेट में ये 2 तो 2 लिख चुके हैं अपन पहले से, रिपीट नहीं होंगे एलिमेंट। 3 नहीं लिखा, 3 लिख दिया। 4 लिख चुके हैं पहले से। इन दोनों के एलिमेंट रिपीटेड एलिमेंट नहीं आएंगे, कॉमन एलिमेंट 2 बार नहीं आएंगे, तो जो होता है यूनियन सेट। अब देखिए इसी में अगर इंटरसेक्ट होता, मतलब उल्टा यू लगा दें, तो जो इंटरसेक्शन हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन माने सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स, इन 2 में कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 है और 4 है। देखिए 2 और 4 इसमें भी है, 2 और 4 इसमें भी है, तो 2 और 4 क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। कैसा हो गया, ए इंटरसेक्शन हो गया।
अब जो इंटरसेक्शन अपन वेन डायग्राम से और सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे आप देखें वेन डायग्राम में अपन को निकालना है, जैसे अब देखिए जे ए सेट था, ए यूनियन बी क्या था, 1 2 4 5 7 और 7 नहीं था, 3 था, 3 और ए इंटरसेक्शन बी क्या था, 1 और 4। मतलब मान लीजिए अगर ए यूनियन बी 1 2 4 5 3 है और ए इंटरसेक्ट 1 और 4 है ओनली, सही। तो अब इसका वेन डायग्राम अगर अपन को बनाना है, वेन डायग्राम से सिंपल ये चीज़ समझी जा सकती है। दो सेट्स हैं जिसमें कॉमन एलिमेंट इस सेट से बनेगा। अब देखिए 1 और 4 कॉमन है तो यहाँ आएंगे 1 और 4, जो कि कॉमन एलिमेंट एक बार लिखे जाएंगे। और जो अनकॉमन एलिमेंट्स हैं 1 2 4 5 7, जो तो वैसे ही लिखे जाएंगे जैसे लिखे जा रहे थे यहाँ पे ए सेट्स का जैसा था वैसे ही आएगा, और बी सेट्स में जो भी एलिमेंट्स थे वो आ जाएंगे जो यूनियन सेट्स हैं। तो ऐसे इसका वेन डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो वेन डायग्राम से अपन डायरेक्टली निकाल सकते थे कि जो बीच के वो कॉमन एलिमेंट वो इंटरसेक्शन, और जो टोटल एलिमेंट हो कॉमन एलिमेंट सब एक बार लिखा जाएगा, तो टोटल एलिमेंट जो है पूरे वो है इसका इंटरसेक्शन। सीधी बात है। जैसे अब इसका यहाँ पे लिखते हैं तो 1 और 4 लिख चुके हैं, तो 2 5 और 6 3, तो मान लीजिए 2 यहाँ होता, 5 और 3 यहाँ होता। तो अब देखिए 2 1 4 5 3 जो हो गया यूनियन, और कॉमन वाला अकेला हो गया इंटरसेक्शन। अब इसका नेक्स्ट अच्छे से अपन नेक्स्ट पार्ट में अपन क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो उसमें समझेंगे। अब देखिए लास्ट टॉपिक एक बताया जो बचा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। एंड टॉपिक बचा है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स इज बहुत इंपॉर्टेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स अपन देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है जैसे मान लीजिए ए सेट है अपना 1 और 2। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे होता है, ए डैश को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए सेट में जो है उसको छोड़ सारे, मतलब 1 और 2 को छोड़ सारे। तो यूनिवर्सल सेट में माइनस कर दो ए सेट, तो आ जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, समझने की कोशिश करिए कि ए सेट क्या है 1 और 2। अब 1 और 2 ए सेट में नहीं है, जो कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए को छोड़ के सारे, तो यूनिवर्सल सेट में से अगर ए इसको माइनस कर दें तो आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, अगर मानिए कि दो सेट है अपने पास ए एंड बी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमेशा इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बाय बी कॉम्प्लीमेंट, ऑलवेज इक्वल। दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। इसको अपन इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्ट बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बाय बी कॉम्प्लीमेंट। ये कहता है डी मॉर्गन्स लॉ। अपन डी मॉर्गन्स लॉ के क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट्स में अपन देखेंगे कि कैसे डी मॉर्गन्स लॉ जो इक्वल है। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं आप इतना याद रखिए कि हमेशा ए यूनियन बी, मतलब जो कॉमन जो एलिमेंट्स हैं इसमें, वो कॉमन एलिमेंट्स आ गए इसमें, मतलब ए यूनियन बी मतलब अनकॉमन एलिमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉमन एलिमेंट, यूनियन आ गया मतलब कॉमन एलिमेंट, है ना। ये हो गया डी मॉर्गन्स लॉ। जैसे मानिए अपने पास दिया है, मान लीजिए यूनिवर्सल सेट अपन मान लें, अगर इमेजिन कर लें कि यूनिवर्सल सेट अपना है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें ए सेट है 1 2, बी सेट है 4 और 5, एंड सी सेट है 7 और 8। अब देखिए ये ऐसे अपन को दिए मान लीजिए। अब अपन से कहा गया कि बी कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को जितने हैं उसको छोड़ सारे, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको छोड़ सारे। तो उसको छोड़ सारे मतलब यूनिवर्सल सेट में 4 और 5 को छोड़ सारे, जो कि 1 2 3 6 7 और 8, जो कि बी का कॉम्प्लीमेंट। कहा गया सी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, 7 8 को छोड़ सारे, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये हो गया सी का कॉम्प्लीमेंट। ये एक लास्ट टॉपिक था, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। यहाँ पे अपना चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अगले में अपन देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। अब ना एक क्वेश्चन देख सकते हैं, तो अपन देखते हैं एक क्वेश्चन जो कि AI EEE 2009 में आया था। इफ ए
B and C are three sets such that A intersect B equal to A intersect C and A union B is equal to A union C, then A B C D कौन सा इनमें से राइट है? आप एक बार खुद कोशिश करके देखिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने गिवन दिया है अपन को कि A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C। यूनियन माने कॉमन एलिमेंट, A और B के जो कॉमन एलिमेंट हैं वो इक्वल है A और C के कॉमन एलिमेंट से। अब A और B में जो कॉमन एलिमेंट थे, मतलब A और B के कॉमन एलिमेंट C B, इसका मतलब क्या है, B और C के जो कॉमन एलिमेंट है वो इक्वल है, मतलब B इंटरसेक्ट C, B और C के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, मतलब सॉरी B में जो एलिमेंट्स हैं C में जो कॉमन एलिमेंट्स है, कौन से कॉमन एलिमेंट, वो इक्वल हो जाएंगे। देखिए कैसे होंगे, अब मान लीजिए A में जो एलिमेंट थे 1 और 2 और इसमें थे 2 और 3, तो 2 आया, A में एलिमेंट है 1 और 2 रहे और इसमें भी 2 और 4 जो होगा एक्स्ट्रा, तो 2 तो हो गई ना, अगर यहाँ से इक्वल आ रहा है तो A और B में जो कॉमन एलिमेंट थे वो A और C के इक्वल हैं, तो B और C के कॉमन एलिमेंट्स इक्वल होंगे। अब नेक्स्ट चीज उन्होंने क्या दी है कि A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C। अब वही बात है, अनकॉमन एलिमेंट जो रिपीट नहीं हुए वो A और B के इक्वल हैं, A और C के इक्वल हैं, मतलब B और C के इक्वल होंगे, B और C के जो अनकॉमन एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे। अब एक चीज़ देखिए कॉमन एलिमेंट्स भी B और C के इक्वल हैं, अनकॉमन एलिमेंट B और C के इक्वल हैं, तो इससे निकला है कि B जो सेट्स है, जो B सेट है वो C के इक्वल है। आंसर B इज करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था ऐसा। मतलब जिसको ये अच्छी लगी, अब नेक्स्ट सीरीज अपनी आएगी इसी की, वो शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर लें।